हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक से संबंधित परीक्षा की तैयारियों के विषय में चर्चा करेंगे, उसमें भी विशेष रूप से हिंदी के बारे में। अब हिंदी विशेष रूप से क्यों, तो इसका कारण है। देखिए, 2015 और 2018 का जो पेपर आया था संपरीक्षक का, उसका हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया। ये आपको भी करना चाहिए। तो 2015 में हम क्या देखते हैं, 2015 में 4 सेक्शन है। उसमें मोटा मोटी एक दो है आपका जीएस का है, जीएस या जीके का, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ और इंडिया का जीके जीएस, इसके अलावा साइंस का, जनरल साइंस का, जनरल साइंस आदि का क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो 2015 में इस सेक्शन से क्वेश्चन की संख्या थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे इस सेक्शन से 60। दूसरा है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग से 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे 30, माफ करिएगा 20, मैथ्स से पूछे गए थे 20 और हिंदी से पूछे गए थे 100। ये तो हुई 2015 की बात। 2018 का पेपर जो हम देखते हैं, हालांकि और बहुत सारे पेपर हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये 2 साल का एनालिसिस जो है इसमें पर्याप्त है। 2018 का जो पेपर हम देखते हैं उसमें जीएस या जीके से जो क्वेश्चंस की संख्या है वो है 50, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं 30, मैथ्स के पूछे गए हैं 20 और हिंदी के क्वेश्चन फिर से पूछे गए हैं 100। अब इसमें होगा क्या कि जो जीएस जीके है, करीब करीब 50-60 के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। सिंपल से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। पर कुछ जीएस ऐसा होता है जो आपसे नहीं बन पाएंगे। जैसे आप किसी सेक्शन में अच्छे हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जीएस आपको अच्छे लगते हैं या इकोनॉमिक्स के जीएस आपको अच्छे लगते हैं, तो आप स्पेस ट्रैवलिंग वाले किसी जीएस में अटक जाएंगे, या हिस्ट्री के किसी जीएस में अटक जाएंगे, या करंट अफेयर्स के किसी में। मतलब होगा ये कि जीएस का चूंकि क्षेत्र जो है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। तो मोटा मोटी एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज कैसे क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि एवरेज जो है 50 क्वेश्चन के आसपास आपके जीएस से आ रहे हैं, 25 मान लीजिए आप मैथ्स से और 25 आपके रीजनिंग से, और 100 क्वेश्चन है आपके हिंदी के। ये हर पैटर्न में है। जो भी सहायक संपरीक्षक या ज्येष्ठ संपरीक्षक का क्वेश्चन है उसमें ये एक ट्रेंड है। 50 में आपने मान लीजिए कि 45-42 बना लिए। 25 रीजनिंग में, रीजनिंग इजी से मॉडरेट लेवल का है, तो अब इसमें भी आप ज़्यादातर क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लीजिए आपने 20-22 क्वेश्चन इसमें से बना लिए, और मैथ्स से भी आपने 20-22 क्वेश्चन बना लिए। चलिए, तो करीब करीब इन 100 में से 20-22 क्वेश्चन आपके बच जाते हैं। हिंदी के साथ क्या है कि अभी तक जो भी आप पेपर देख रहे हैं, चाहे आप मंडी निरीक्षक का देखें, चाहे आप आरआई का देखें, चाहे आप पटवारी का देखें, तो हिंदी के उसमें 10 ही क्वेश्चन होते थे। टॉपिक सारे सेम हैं, टॉपिक वही सब हैं। आपका वर्णमाला रहेगा, शब्द, वाक्य, फिर शब्दों में आपके पर्यायवाची, अनेकार्थी, भिन्नार्थी, ये सारे शब्द हैं। संधि रहेगा, समास रहेगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, कई शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, यही सब जो टॉपिक हैं आपके वहां भी हैं, यहां भी हैं। पर वहां पे सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो सारे टॉपिक से अमूमन एक एक क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। अब टॉपिक्स वही हैं, क्वेश्चंस की संख्या यहां पर बढ़ गई है, तो होगा क्या, दो चीजें होंगी। पहला ये होगा कि एक ही टॉपिक से एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ही टॉपिक से एक से ज्यादा क्वेश्चन, पर कितने, 2 या 3 ही पूछेंगे। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि ज्यादा जो है गहराई से या डीप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अब तो अभी तक हम क्या करते थे, 10 नंबर का क्वेश्चन होता था तो हिंदी को जो है ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते थे। तो अभी हमको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, थोड़े गहराई में उतरना पड़ेगा। तो यहां पर जो 20-25 क्वेश्चन आपके छूट जाते थे, अभी क्या होगा कि ऊपरी ऊपर जो हमने तैयारी की है हिंदी की, उसमें आपके 100 में से 70-75 तो निकल जाएंगे, इजी लेवल के होते हैं। और 30-31 क्वेश्चन ऐसे होंगे
जो डीप में होंगे और जनरली आपने जिस लेवल का हिंदी पढ़ा हुआ है, जिस स्तर पर पढ़ा हुआ है, सरफेस पर पढ़ा हुआ है, वो आपसे नहीं बनेंगे। तो 20-22 क्वेश्चन आपके वहां पे छूट जा रहे हैं और 30 क्वेश्चन लगभग यहां पर छूट जाएंगे। अब ये होगा कि अगर 20-22 क्वेश्चन, चूंकि जनरली सब लोग ऊपर छोड़ रहे हैं, अगर आप यहाँ के 20-22 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लेते हैं हिंदी के, तो आप उन सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे जो एवरेज या एबो एवरेज है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जीएस में तो आप जितनी भी तैयारी कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन वहां पर छूटेंगे ही, पूरा नहीं बना सकते। वैसे ही मैथ्स रीजनिंग में भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो नहीं बन पाते या गिवन टाइम पे नहीं बन पाते हैं। पर हिंदी का ऐसा है, मैंने जो 2 साल का पेपर देखा है, आप इसमें 100 में 95 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा डीप जाएं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हिंदी का जो भी सेक्शन है, क्योंकि ऊपर ऊपर तो आप पढ़ ही चुके हैं, सबके बारे में आपको ऊपर ऊपर का पता ही है, जितने भी टॉपिक हैं, हम थोड़ा सा डीप जाएंगे इसमें। 4 से 5 वीडियोस में हम हिंदी का पूरा सेक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनके वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख ही चुके हैं या फिर देख लीजिए, उनका फटाफट रिवीजन करते हुए हम थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में आज का पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं। पहला ही भाषा का जो मूल है, जो बेसिक है, जो सबसे छोटा एलिमेंट जो है, सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की, वर्ण से। चलिए शुरू करते हैं वर्ण से। तो वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दो प्रकार के होते हैं वर्ण, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। फटाफट देखते हैं स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी इनका जो उच्चारण होता है स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र उच्चारण, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और व्यंजन जो है उच्चारण के लिए स्वर पर आश्रित होता है। तो ये स्वर और व्यंजन 52 वर्णमाला में, वर्णमाला मतलब वर्णों का जो समूह है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। मानक हिंदी में, मानक हिंदी में जो है 52 वर्ण है, ध्यान देंगे। अब चलिए उनकी बात करते हैं। तो स्वर हैं 13। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अम, अह। और व्यंजन है 39। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, यहां ले लेते हैं ज्ञ, ड़, ढ़ और स्त्र। लिखने का कारण है, तो ये जो 13 स्वर हैं, इन 13 स्वरों में से 11 स्वरों को मूल स्वर माना जाता है। ध्यान देंगे, मूल स्वर 11 माने जाते हैं। अंग और अह को छोड़ दीजिए तो बाकी जो स्वर हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं। उसी तरीके से व्यंजन में मूल व्यंजन जो है 33 माने जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हो गए 25, ये 5 30 और 31 32 33। आप 6 त्र
ज्ञ ड़ ढ स्र को छोड़ दीजिए। तो ये जो 33 हैं वो मूल व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अगर मूल वर्णों की संख्या देखी जाए, मूल वर्ण आपसे पूछा जाए तो उनकी संख्या है 44। 33 और 11 44। तो मानक है 52, उसमें से मूल है 44, मूल स्वर 11, मूल व्यंजन 33। अभी जो अंग अह बच गए हैं और ये ज्ञ ड ढ स्र छ त्र जो बच गए हैं उनका क्या, उनके बारे में आते हैं। तो इसमें जो आपका क्ष त्र ज्ञ और स्र है, इनको माना जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसलिए क्योंकि ये आपस में व्यंजनों से ही मिलकर बने हुए हैं। तो जैसे अगर हम बात करें क्ष की, तो क्ष जो है ये बना हुआ है क क्ष से क्ष। अगर हम त्र की बात करें तो ये बना हुआ है त र से। अगर ज्ञ की बात करें हम तो ये बना हुआ है ज और य। अगर हम बात करें श्र की तो ये बना हुआ है श और र से। तो ये चार जो हो गए, ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ये सब ध्यान रखेंगे, संयुक्त व्यंजन संख्या 4। अब बच गए ड़ ढ अंग और अह। तो ये जो चार वर्ण हैं कौन कौन से, अंग अह ड़ और ढ, आपके अंग अह ड़ और ढ, ये चार जो वर्ण हैं ये कहलाते हैं आगत या फिर गृहीत वर्ण। यानी ऐसे वर्ण जो दूसरे भाषा से लिए गए हैं। तो ड़ ढ जो है ये तो खड़ी बोली से लिए हो सकते हैं, क्योंकि खड़ी बोली में या जो हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा है या जो देशज भाषाएं हैं उसमें ड़ ढ के बिना काम नहीं चलता। गड़बड़, बढ़ चढ़, सड़क, गड़बड़ाना, गुड़गुड़, ये सब ऐसे देशी शब्द हैं जो ड़ और ढ के बिना बनते नहीं हैं। तो ये हो सकता है कि देशज भाषाओं से ही आए हुए हों। तो ये आगत या गृहीत वर्ण कहलाते हैं। चार इनकी भी संख्या है जो लिए हुए हैं, जो दूसरी भाषा से आए हुए हैं हिंदी में। तो ध्यान देंगे 52 वर्ण हैं, उसमें से 13 आपके स्वर हैं, 13 आपके मानक हैं स्वर, 39 आपके मानक व्यंजन हैं। उसमें से मूल जो है 44 वर्ण हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं और 33 जो है व्यंजन हैं। चार जो व्यंजन हैं वो संयुक्त हैं, क्ष त्र ज्ञ श्र। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त जो हुए हैं वो किन से हुए हैं। इसमें आप श और श में यहाँ पर आपके मूर्धन्य श और तालव्य श में आप जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञ जो है ग और य से नहीं बना हुआ है, ज और न्य से बना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चार वर्ण हैं अंग अह ड़ और ढ जो है ये आपके आगत या फिर गृहीत वर्ण है। तो ये हो गया इनके संख्या का हिसाब। अब इसके अलावा उच्चारण के समय, उच्चारण की अवधि और उच्चारण करते समय आपका जो मुख गुहा है वो कौन सा हिस्सा किसको टच करता है, उसके हिसाब से भी इनके अलग अलग नाम हैं। चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले स्वरों में बात करें तो देखिए स्वर के लिए जैसा हमने बोला था स्वतंत्र उच्चारण होता है। अ आ ई ई इनके उच्चारण के लिए आपको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर व्यंजन में स्वर पर आश्रित होता है। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको ट उच्चारित करना है, ट, तो ट का उच्चारण कैसे होता है, ट अ, ट अ। तो ये देखिए अ जो स्वर है उसकी सहायता लेनी पड़ रही है इसको उच्चारण के लिए, इसलिए ये जो है स्वर पर आश्रित हैं, इनको कहते हैं व्यंजन। चलिए अब
उच्चारण समय के हिसाब से अगर हम देखें, हालांकि इसको भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उच्चारण समय के हिसाब से हम बात कर रहे हैं स्वरों के प्रकार के, तो 3 प्रकार होते हैं, आपको फटाफट याद रखनी है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, इनके उच्चारण में आपको बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, तो ये जो है आपके हर्ष स्वर हैं। दीर्घ स्वर में इनके उच्चारण का इसका जस्ट डबल टाइम लगता है। तो बाकी जो बच गए आपके आ, ई, उ, ए, ध्यान देंगे ए भी जो है आपका दीर्घ है, तो ए, ओ, औ ये सारे जो हैं आपके दीर्घ हैं। आह, ये सब दीर्घ स्वर हैं। तो एक टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है समय को लेकर, तो इसमें लगता है कम समय उच्चारण के लिए, और इसमें लगता है लगभग दुगुना समय। हर्ष स्वर के उच्चारण का जितना समय लगता है उसका लगभग दुगुना समय लगता है दीर्घ में। तो जो आपके आ, ई, री, उ ये सब हैं, आ, ई, ए आदि जो हैं आपके दीर्घ स्वर हैं। प्लुत में क्या होता है, प्लुत में बहुत लंबा समय लगता है। सामान्य तौर पर जो प्लुत का उपयोग होता है वो किसी को आवाज देने के लिए होता है, किसी को बुलाने या आवाज देने के लिए, बुलाने या आवाज देने के लिए। जैसे राम को बुला रहे हैं मान लो हम लोग, तो चिल्लाएंगे राम, श्याम। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट के एस जैसा इसको लिखा जाता है प्लुत को, और इसमें सर्वाधिक समय लगता है। तो ये हो गए उच्चारण के लिए, उच्चारण का जो समय लगता है उसके हिसाब से। स्वरों में 2 महत्वपूर्ण हैं जो उच्चारण के लिए, इसको आप जानते हैं, अ विसर्ग है। इसके अलावा एक आता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। इनसे संबंधित प्रश्न सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। आपको दोनों में अंतर ध्यान रखना है, बहुत आसान है। अनुस्वार, सामान्य रूप से अनुस्वार के लिए आपको अंग की मात्रा वहां पर प्रयुक्त होती है, और अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु। ये तो लिखने के समय के लिए हो गया। पहचानेंगे कैसे, उच्चारण से कैसे पहचानेंगे? तो जो अनुस्वार जहां पर प्रयुक्त हुआ रहता है, अनुस्वार को आप सामान्य रूप से आधा य, आधा अंग या फिर आधा न से रिप्लेस कर सकते हैं। इस बिंदु को आप इनमें से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर इनको जो है इससे रिप्लेस कर सकते हैं, उच्चारण सेम होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? मैं बोल रहा हूं जैसे लिखा हुआ है गंगा, ये लिखा हुआ है गंगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं मंद, लिखा है जैसे मंद, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो अंग है, आधा अंग जो है उसको हम अंग की मात्रा से रिप्लेस कर दे रहे हैं, या इसको आप जो है आधा न से भी रिप्लेस कर सकते थे, उच्चारण सेम होता। जैसे यहाँ पर आधा न है, मंद में आधा न है, लेकिन उसको हम अंग की मात्रा से रिप्लेस कर दे रहे हैं, दोनों का उच्चारण सेम है। तो अनुस्वार में क्या होता है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो आधा न है या फिर आधा न्य है या फिर आधा जो अंग है, उसको आप न से या फिर चंद्र बिंदु से, आधा न या फिर चंद्र बिंदु से रिप्लेस कर सकते हैं। उच्चारण में फर्क नहीं आता, ऐसे जगहों पर होता है अनुस्वार। अनुनासिक में ये होता है कि अनुनासिक में जो आता है, यानी उच्चारण के समय नाक पर जो भार पड़ता है और जैसा लिखा जाता है, उसको आप आधा न से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे गांव है, तो ये जो चंद्र बिंदु की मात्रा है, ये जो अनुनासिक है गांव, इसको आप आधा न से ऐसा रिप्लेस नहीं कर सकते, पूरा उसका उच्चारण ही परिवर्तित हो जाएगा। देखिए गांव
गानव। परंतु अनुस्वार में आप ये कर सकते हो, जैसे मंद और मंद जो है उसका उच्चारण सेम है। तो ये बेसिक है, आपको ध्यान रखना है। चंद्र बिंदु लगता है वो अनुनासिक होता है, उसको आप आधा न या फिर और किसी दूसरे आधा म आदि से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये हो गया अनुस्वार अनुनासिक की बात। अब आते हैं व्यंजनों पे। ये जो 5 वर्ग दिख रहे हैं आपको, क च ट त और प से जो प्रारंभ होता है, उनको उनके प्रारंभिक वर्ण के नाम से वर्ग बोला जाता है। जैसे ये पूरे को बोला जाता है क वर्ग, इस पूरे को च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये जो 25 वर्ण है शुरू के, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख गुहा का कोई ना कोई पार्ट किसी न किसी पार्ट को स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ये 25 जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बारे में हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं। जैसे क ख ग घ जब आप पढ़ते हैं तो आपके कंठ पे क ख ग घ, कंठ के जो 2 पार्ट हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। आप उच्चारण करके देखेंगे क ख ग घ, तो कंठ पे जोर पड़ता है, वहां पर आपका कंठ की भित्तियां जो है आपस में टच होते रहती हैं, तो इनको हम कहते हैं कंठ्य। तो आपको ऐसा याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि कंठ पे है तो कंठ्य, ओंठ पे है तो ओष्ठ्य, दांत पे है तो दंत्य। फिर आपको अगर नहीं याद है कि क्या है, कोई सा जो दिया हुआ वर्ण है वो कौन सा है करके, तो आप उसका उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है करके। तो जैसे क ख ग घ ङ बोलो तो आप कंठ पे जोर पड़ता है, तो यह है कंठ्य। उसी तरीके से अगर च छ ज झ अगर हम बोलें तो आपके जो जीभ का जो ऊपरी हिस्सा है वो तालु को टच करता है, च छ ज झ, तो इसलिए ये है तालव्य। ट ठ ड ढ अगर जब आप बोलें ट ठ ड ढ, तो आपके जीभ का जो सिरा है, जो कोमल हिस्सा है, वो दांत और तालू के बीच को टच करता है, ये कहलाते हैं मूर्धन्य। त थ द ध अगर आप बोलेंगे तो जीभ का अगला हिस्सा आपके दांत को टच करता है, तो ये है दंत्य। प फ ब भ अगर हम बोलें तो आपके होंठ जो है दूसरे होंठ को टच करते हैं, प फ ब भ, तो ये है ओष्ठ्य। अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन होता है कि मूर्धा कौन सा वाला हिस्सा है, तो आप ध्यान देंगे, देखिए यहां नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं और उसी क्रम में टच होने का जो हिस्सा है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। मतलब जैसे ये ओष्ठ है, ओंठ, उसके ठीक बाद दांत, दांत दंत्य, दांत से थोड़ा सा ऊपर मूर्धा मूर्धन्य, उससे थोड़ा ऊपर तालव्य तालु, उससे अंदर कंठ्य कंठ। तो ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, कुछ जो आपके स्वर हैं वो भी हो सकते हैं ओष्ठ या फिर दंत्य जो है, या उनके मिले जुले हो सकते हैं। जैसे इन दोनों से मिलके भी होते हैं, जब दांत और ओष्ठ दोनों जो है एक दूसरे को टच करते रहें, जैसे ओ या औ आप बोलो, ओ औ, तो उसमें आपका होंठ भी जो है ओ औ बोलने पे होंठ को भी जो है आपको चेंज करना पड़ता है। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं वो दंतोष्ठ कहलाते हैं, मिले जुले भी हो सकते हैं। तो ये हो गए हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ध्यान देंगे 25 स्पर्श व्यंजन, उनके हिसाब से उनके नाम है, कहां कहां से कौन कौन से पार्ट को स्पर्श कर रहा है आपके मुख गुहा में। बाकी जो वर्ण हैं उनके उच्चारण के लिए आपको स्पर्श की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पार्ट को स्पर्श नहीं करता। जैसे य र ल व की बात करें, य र ल व पास जरूर आते हैं, कंपन जरूर होता है, लेकिन टच नहीं करते। तो य र ल व जो हैं वो ऐसे हैं जो अंदर से आते हैं, य र ल व, अंदर से इनका उच्चारण होता है, य र ल व। ये जो 4 वर्ण हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं अंतस्थ। ध्यान देंगे, ये है अंतस्थ। श श श ह जब हम बोलते हैं तो देखिए वायु घिसती है और बाहर निकलती है, थोड़ी गर्म होती हुई। श श श ह, जोर देना पड़ता है, ऊष्मा निकलती है।
इसलिए ये जो 4 वर्ण हैं वो कहलाते हैं ऊष्म। श श श ह, ये जो हैं आपके ऊष्म कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोलते समय वायु जो है घिसती है और ऊष्मा से निकलती हुई लगती है, ह, तो ये ऊष्म कहलाते हैं। 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए। और उसके बाद बाकी तो हम लोगों ने देख ही लिया, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से क्या है, ये सारा चीज हमने देख लिया। तो टेक्निकल चीजें आपको याद रखनी है इसमें। एक तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसके पहले जो हमने संख्या देखी थी वो आपको याद रखनी है। मानक 52, मानक 33, व्यंजन 11, स्वर 44, मानक व्यंजन, मानक माफ कीजिएगा, मूल व्यंजन, ये सब सारे टेक्निकल चीजें आपको याद रखनी है। और मेरे ख्याल से वर्ण में, वर्णमाला में इतना जो है पर्याप्त है, इससे अंदर का कुछ नहीं पूछ सकता। चलिए, अब इसके बाद ये तो हो गई भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण जो है आपस में मिलते हैं और बनाते हैं शब्द। तो अगला टॉपिक आज हम कवर कर लेते हैं शब्द। शब्द, भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म माना गया है। तो वर्णों के मेल से बनता है, वर्णों के मेल से बनता है शब्द। परंतु वर्णों का मेल तो कैसा भी हो सकता है, किसी भी वर्ण को किसी भी तरीके से मिला दीजिए, बन जाएगा शब्द? नहीं। फिर इस तरीके से शब्द के दो तरीके हो सकते हैं, मतलब 2 तरीके के शब्द हो सकते हैं। एक तो जो है सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक, निरर्थक। जैसे अयर, कोई मान लीजिए शब्द आप बनाते हैं, या फिर रय, कोई शब्द आप बनाते हैं, सार्थक में कम है, मत है, रबर है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी भाषा में वो जो शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे वर्णों का ये जो मेल हुआ, क और म मिले, मत और त मिले, र ब र मिले, तो इनका अर्थ है आपके पास, आपकी भाषा में ये प्रयुक्त है। परंतु जैसे अ या र है, र य है, ये ऐसे शब्द हैं जो निरर्थक हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा में इनका कोई अर्थ नहीं है। संभव है कि दुनिया की किसी भाषा में इनका कुछ अर्थ निकलता हो, परंतु आपकी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए ये निरर्थक है। चलिए, तो ये तो हो गए शब्दों के। शब्दों का जो वर्गीकरण है सिर्फ इसी आधार पर नहीं हो सकता। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो बहुत तरीके से हो सकता है, यानी उनके वर्गीकरण के बहुत प्रकार हो सकते हैं। किस किस आधार पर? जैसे शब्दों का अगर हम वर्गीकरण करें, पहला अगर हम करते हैं आपके व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर अगर हम करें, रचना के आधार पर हम करें, या इसी को हम बोल रहे हैं व्युत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर अगर हम देखें, तो शब्द के जो हैं 3 प्रकार हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा जो है वो है योग रूढ़। प्रश्न आते हैं इनसे। रूढ़ से शब्द बनता है रूढ़ी, यानी जो बदलते नहीं है समय के साथ, उनको हम रूढ़िवादी बोलते हैं। जो पिछला जो था वो पकड़ के बैठे हुए हैं, उनको हम रूढ़िवादी बोलते हैं। ये शब्द आया है रूढ़ से। रूढ़ मतलब जो परिवर्तित नहीं होता। अपरिवर्तनशील। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो अर्थ है वो अपरिवर्तनशील होता है, यानी उनका जो अर्थ है उस शब्द का वो वही होगा। उनको अगर तोड़ दिया जाए, उन शब्दों को अगर तोड़ दिया जाए, यानी उनको अगर वर्णों में अलग अलग तोड़ा जाए या उनका विच्छेद किया जाए, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे उदाहरण के लिए गाय है या भैंस है या कान है। अब इसमें से गा और य को अलग करिए। गा का कोई अलग से अर्थ नहीं है, य का कोई अलग से अर्थ नहीं है, भैंस का भैं का कोई अलग से अर्थ नहीं है। तो गाय का जो अर्थ है वो हमेशा वही है। गाय मतलब एक चौपाया जानवर जिसको हम जानते हैं। तो ये रूढ़ शब्द हैं, उनका जो अर्थ है वो हर जगह वही होगा।
इनके वर्णों का अगर आप विच्छेद करेंगे तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़। ये हैं आपके स्वतंत्र हैं, अखंड है, अपरिवर्तनशील जो शब्द हैं वो है आपके रूढ़। अच्छा, यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है? दो तत्वों के मेल से जो चीज बनती है उसको हम यौगिक बोलते हैं। तो ऐसे ही दो शब्दों के, दो रूढ़ शब्दों के मेल से, रूढ़ शब्दों के मेल, यानी आपका रूढ़ प्लस रूढ़ जब मिलेगा तब बनाएगा एक यौगिक। इनको आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे पाठशाला। पाठ को अलग कर लीजिए, उसका अर्थ है, शाला को अलग कर लीजिए, उसका अर्थ है रसोई घर। रसोई का अपना अलग अर्थ है, घर का अपना अलग अर्थ है। जैसे देशभक्ति, मातृभक्ति, देश का अपना अलग अर्थ है, भक्ति का अलग अर्थ है। इसको आप अलग कर सकते हैं। ये दो दो रूढ़ शब्दों के, तीन भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, पर अभी फिलहाल जो हम उदाहरण देख रहे हैं उसमें दो दो रूढ़ शब्दों के मेल से ये बने हुए हैं, तो ये कहलाते हैं यौगिक। तो रूढ़ में अपरिवर्तनशील है, उसका अर्थ जो है, यौगिक में दो रूढ़ शब्द या दो से अधिक रूढ़ शब्द आपस में मिलकर एक शब्द बना रहे हैं। योग रूढ़ में क्या होगा कि ये आपस में मिलेंगे तो सही, मतलब ये यौगिक तो होंगे, यौगिक तो होंगे, परंतु अभी इसमें एक क्लास है, परंतु इनका जो है भिन्न अर्थ निकलेगा। भिन्न अर्थ कैसे? यहां पर एक यौगिक देखिए, पाठशाला, तो इसका वही अर्थ है, पाठ जहां पर अध्ययन होगा, जो पाठ पढ़ाया जाएगा, उसकी शाला, उसके लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर, जहां पर रसोई की जाएगी उसके लिए घर। परंतु एक यौगिक शब्द, जैसे मैं यहां पर योग रूढ़ शब्द यहां पर मैं ले रहा हूं, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, आलय मतलब घर, बर्फ का घर, पर ये कोई बर्फ का घर तो नहीं है। बर्फ का घर ऐसे अगर हम बात करें तो हिमालय तो बहुत सारे हैं, जहां पर भी बर्फीला क्षेत्र है, जहां पर भी बर्फ के पहाड़ हैं सैकड़ों, वो सब हिमालय हैं। पर नहीं, इसका एक विशिष्ट अर्थ है, हिमालय मतलब एक विशिष्ट पर्वत। तो ये है तो यौगिक, परंतु लेकिन ये योग रूढ़ है क्योंकि इसका भिन्न अर्थ निकल रहा है। उसी प्रकार से जैसे हम बोलते हैं चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का मतलब सिंपल सा ये नहीं है ना कि चार भुजाएं, चतुर्भुज का अलग अर्थ है विष्णु। उसी प्रकार अगर हम नीलांबर या पीतांबर की बात करें तो उनके सामान्य अर्थ नहीं है, उनके विशिष्ट अर्थ हैं। तो ये जो विशिष्ट अर्थ देते हैं ये शब्दों के बहुब्रीहि जैसे हैं। तो योग रूढ़ जो है वो होंगे तो यौगिक, परंतु देंगे विशिष्ट अर्थ। तो ये ध्यान रखेंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ महत्वपूर्ण है। ये तो हो गई उत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ चुके हैं पहले भी। उत्पत्ति के आधार पर इसके लिए वीडियो पहले से है, आप में से ज्यादा इससे परिचित भी हैं। तो जो तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम उसके जैसा, किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। तद्भव उससे उद्भव, किससे उद्भव? संस्कृत से। देशज, विदेशज, और इनसे प्रश्न आते ही हैं। देशज विदेशज शब्द आपको पहचानने होते हैं, इनके बारे में वीडियो अलग से अवेलेबल है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हिंदी भाषा में। और अपने सोर्स से भी आप पहले से तैयारी कर ही रहे होंगे इस पर। तो ये सारे जो शब्द हैं वो आपके उत्पत्ति के आधार पर हैं। फिर अगर अर्थ के आधार पर हम बात करें, कैसे अर्थ वो देता है उसके आधार पर, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे आपके समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं, प्रश्न आते हैं इससे। एक ही शब्द होता है परंतु अलग अलग शब्द होते हैं परंतु उनके अर्थ समान होते हैं, समानार्थी होते हैं, इसी को हम बोलते हैं पर्यायवाची। इसके अलावा जो है फिर आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं, या इसी के उल्टा जो है आपके विलोम होते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विरोध में होते हैं वो विलोमार्थी कहलाते हैं या विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर अनेकार्थी होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इन पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये अनेकार्थी शब्द हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कर हम बोलें तो कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, इस प्रकार से। फिर अनेकार्थी के अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके
उसमें से पूछे जाते हैं। इन पर ऑलरेडी वीडियो है आपके पास, आप ऑलरेडी इनकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ आदि आप सामान्य रूप से जो है हमने कवर नहीं किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो ये अर्थ के आधार पर हो गया। अब उसके अलावा प्रयोग के आधार पर इनके दो प्रकार होते हैं। एक तो जो होते हैं विकारी और एक होता है अविकारी। विकार का मतलब होता है गड़बड़ी, कोई त्रुटि आ जाना, या यहां पर विकारी का मतलब ऐसे शब्द जिनका रूप जो है परिवर्तित होता है, उनमें विकार आता है, उनमें परिवर्तन आता है। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। इनमें विकार आता है, परिवर्तन आता है, समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे भाव, भाव एक शब्द है, इसके अलग अलग हो सकते हैं प्रकार जो है। ये संज्ञा बन सकती है, ये जो है भाववाचक संज्ञा बन सकती है। भाव से आपकी भावना शब्द बनती है, देखिए परिवर्तित हो गया। अगर भारत एक संज्ञा है तो इसका जो है आपको भाववाचक संज्ञा में भी ये बदल सकता है, भारतीय, रूप परिवर्तित हो गया। एक क्रिया की अगर हम बात करें, जैसे जाना, जाना एक क्रिया है, तो ये जाना क्रिया का अलग अलग शब्दों में, अलग अलग कालों में, अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे जाना, जा, या गया। अर्थ वही है, जाने के संदर्भ में ही, जाने के अर्थ में ही प्रयुक्त हो रहा है। उसे जाना चाहिए, वह जा रहा है, वह गया, उसका जाना व्यर्थ नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि एक जो क्रिया है उसके रूप का जो है परिवर्तन हो रहा है शब्दों के मांग के अनुसार, अर्थों के और आपके वाक्य के मांग के अनुसार। तो ये जो है विकारी है, क्योंकि इनके रूप में परिवर्तन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो होते हैं, मैं का हम बनता है, उनका वे का उनका बनता है। तो इस प्रकार से जैसे दे का देम इंग्लिश में जैसे होता है, वैसे हिंदी में भी इनका रूप जो है परिवर्तित हो रहा होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं विकारी। तो ध्यान देंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब जो है विकारी शब्द हैं। अविकारी में ऐसे शब्द आते हैं जिनका अब रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपकी संबंध बोधक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक। इसके अलावा आपके जो विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक। तो इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे संबंध बोधक, किसी शब्द में कोई प्रयोग आ रहा है, वह मेरे पीछे खड़ा है, पीछे यहां पर संबंध बता रहा है कि वो कहां खड़ा है। तो पीछे का अर्थ जो है हमेशा पीछे ही होगा हर जगह। पीछे शब्द को अब आप पीछे को आप जो है परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर पीछे को आप पीछा करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो पीछे जो है पीछे शब्द के रूप में ही प्रयोग होगा। उसी तरीके से सामने है, वह मेरे सामने खड़ा है, ये संबंध बता रहा है, सामने, पीछे। ध्यान देंगे, संबंध बोधक की बात हो रही है, सामने या पीछे इसकी बात हो रही है। इसको अगर आप रूप परिवर्तित करते हैं, सामने को अगर आप सामना करते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। सामना का मतलब मुठभेड़ हो गया। पीछे का अगर आप पीछा करते हैं तो उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। तो इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। उसी प्रकार से समुच्चय बोधक है, एवं, और, तथा, यद्यपि, जो दो सामान्य रूप से जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनको जो मिलाते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उनका भी अर्थ वही होता है। एवं का मतलब एवं ही होगा, तथा का मतलब तथा ही होगा, यद्यपि का मतलब यद्यपि ही होगा। तो ये सारे जो है आपके समुच्चय बोधक हैं। विस्मयादि बोधक में सामान्य रूप से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जैसे ओह,
आह, वाह, जिसमें ये जो है आपका विराम लगता है। तो ये सारे जो हैं आपके अपरिवर्तित हैं, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता, इसलिए ये अविकारी शब्द हैं। तो ये सारे हो गए आप तो शब्द के जो हैं आपके वर्गीकरण हो गए, अलग अलग प्रकार हो गए कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। इसके अलावा शब्दों से संबंधित, अच्छा ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा या फिर आपको पढ़ना ही चाहिए, जो भी आपके समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि है। इसके अलावा एक हम देख लेते हैं शब्द शक्ति, जो हमने कवर नहीं किया हुआ है। हो सकता है आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो शब्द शक्ति का मतलब क्या है कि जैसा हम देख रहे हैं कि शब्द जो है सार्थक शब्द हमारे काम के हैं, तो उनमें अर्थ देने की जो शक्ति होती है, यानी अगर वो अर्थ दे रहे हैं तभी तो हमारे काम के हैं, हमारे भाषा के काम के वो तभी हैं जब वो अर्थ दे रहे हों। तो वो अर्थ कैसे दे रहे हैं, किस प्रकार का अर्थ जो है वो दे पा रहे हैं, इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं शब्द शक्ति की। शब्द शक्ति का मतलब है अर्थ प्रदाय की शक्ति, किस प्रकार से वो अर्थ देता है वो है शब्द शक्ति। तो ये तीन प्रकार के हैं। पहला अभिधा, जब वो देता है सामान्य अर्थ। लक्षणा, जब वो देता है लाक्षणिक अर्थ। और थर्ड है व्यंजना, ये देता है भिन्नार्थ। ये ग्राही पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अर्थ देता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। अभिधा मतलब सामान्य अर्थ देता है, जो भी अभी मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूं वो सब जो है अभिधा में है, जो मैं बोल रहा हूं वही आप समझ रहे हैं। तो कोई सा भी आप नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे राम स्कूल जाता है, आप इसका क्या अर्थ ग्रहण करते हैं कि राम जो है स्कूल जाता है, विद्यार्थी है या फिर टीचर है, उससे मतलब नहीं है, पर ये चीज आपको पता चलती है क्लियर कि राम जो है स्कूल जाता है। ये सामान्य अर्थ में है। तो जितने भी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, सामान्य जो यानी आपका 90 से 90% जो सेंटेंसेस होते हैं सब अभिधा में होते हैं। जो अर्थ जो कहा जा रहा है वही अर्थ आप लेते हैं। लक्षणा में क्या होता है कि आप कुछ लाक्षणिक अर्थ दे रहे होते हैं, उसका सामान्य या शाब्दिक अर्थ जो है प्रयुक्त नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए उसकी जुबान छुरी सी तेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जुबान से आप जो है सब्जी काट सकते हैं। ये शाब्दिक अर्थ नहीं है कि छुरी जितना तेज होता है उतना ही तेज, उतने ही धारदार जो है उसकी जुबान है, नहीं। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि वो बहुत तेज, तीखा और बहुत जो है कष्टप्रद बातें बोलती है, बहुत तेज बोलती है। या जैसे हम किसी की बहादुरी के बारे में बोलते हैं कि वह बड़ा शेर है, या उसके पंजे फौलाद के हैं, यानी उसके पंजे लोहे के हैं। तो ये सारे में हम क्या देखते हैं, ये सारे वाक्यों में उनके लाक्षणिक अर्थ निकल रहे हैं। उसके पंजे फौलाद के हैं मतलब ये नहीं है कि उसका हाथ जो है लोहे का ही बना हुआ है, मतलब बहुत मजबूत है। या जब शेर की हम बात करते हैं तो उसकी बहादुरी के बारे में बता रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शेर ही है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। आपको बस वही देखना है कि जो शब्द हैं वो किस प्रकार से अपना अर्थ प्रदान कर रहे हैं। व्यंजना में ये होता है कि प्रत्येक जो ग्राही है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उसका इंटरप्रिटेशन उस जो वाक्य है या उस जो शब्द का इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके से करता है। एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, चलिए समय हो गया, चलिए समय हो गया मेरे लिए ये है कि अब चलिए अब वीडियो बंद करने का समय हो गया है, मुझे चलना चाहिए।
ऑफिस वाले के लिए क्या हो सकता है कि चलिए ऑफिस बंद करने का समय हो गया। ठीक है, डाकू लिटरे लोग के लिए क्या हो सकता है कि चलो लूटने जाने का समय हो गया। किसानों के लिए हो सकता है घर जाने का समय हो गया। तो ये एक वाक्य का यहाँ पर समय हो जाने का हर किसी के लिए, हर ग्राही के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। इसके कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इसमें अर्थ प्रदान करने की ये जो शक्ति है वो कहलाती है व्यंजना। तो ये 2 टॉपिक हमने आज कवर किए, वर्ण और शब्द। ये पहला भाग था। हम कोशिश करेंगे 5 वीडियो में इस प्रकार से हम हिंदी को इस परीक्षा की दृष्टि से कंप्लीट कर लें 5 वीडियो में। ठीक है, तो चलिए समय हो गया, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट दीजिए, पसंद आए लाइक करिए। थैंक यू।